हे गाइस, दिस इज़ खुशबू जैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक था कि मैं सेक्रेटरी ऑडिट के लिए कुछ लेके आऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि सेक्रेटरी ऑडिट के लिए क्यों ना मैं मैराथन लेके आऊँ। तो मैं ये वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं मैराथन लाने वाली हूँ, नो डाउट। सेक्रेटरी ऑडिट के लिए फॉर द ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस दोनों ही उसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम है, कोई चेंज है नहीं। उल्टा जो न्यू सिलेबस है CS प्रोफेशनल का, उसमें एडिशन करा है। जैसे हमें 12 चैप्टर्स है, ओल्ड वालों को क्या है 12 चैप्टर्स है और न्यू वाले के लिए 24 चैप्टर्स है। तो उन्होंने क्या किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, मतलब जो बड़े बड़े लेंदी चैप्टर्स थे उसे उन्होंने उनको ब्रेक करके छोटे छोटे चैप्टर्स में उसे बना दिया है। तो आप ये जो वीडियो है ये आप ओल्ड वाले भी देख सकते हो और न्यू वाले भी देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जो मैराथन है वो मैं आपकी चैप्टर टोटल 6 चैप्टर का मैराथन में लेके आने वाली हूँ, और बाकी के जो चैप्टर्स है वो आपको खुद को करना है। रीज़न ये है कि जो पार्ट ए आएगा, ओल्ड सिलेबस का जो पार्ट ए है वो आएगा 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो वो आपका सेक्रेटरी ऑडिट से पूछेंगे। तो जो सेक्रेटरी ऑडिट है वो पूरा कंपनी लॉ का बेस्ड है, आपको पता है, आप कंपनी लॉ में भी वो पढ़ोगे, तो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा इससे। अगर मैं वीडियो आप बनाऊंगी और आप नहीं देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो फिर इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो कंपनी लॉ के नोट्स है, कंपनी लॉ के आपकी जहाँ से आपने क्लासेस की होगी वहाँ वही आप क्या करो, सेक्रेटरी ऑडिट के लिए भी रेफर करो। तो आपको अलग से उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो पार्ट ए होगा वो मैं नहीं लेके आने वाली हूँ, और यहाँ पे मैं बात करती हूँ चैप्टर नंबर 4 और 6 की। ये दो चैप्टर्स भी मैं नहीं लाने वाली हूँ। रीज़न ये क्या है, CRBI का जो होगा, अगर CRBI, अगर मुझे ये DD का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं CRBI का बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स के ऊपर मेरा डिपेंड होगा कि मैं ये 4th और 6th चैप्टर लाती हूँ कि नहीं लाती, क्योंकि 4 और 6 जो चैप्टर है वो CRBI में भी सेम है, ठीक है। और 7th चैप्टर भी इसका जो है वो CRBI में सेम है। तो ये 3 चैप्टर्स की भी मैं नहीं लाने वाली हूँ। तो मैं लाने वाली हूँ मैराथन चैप्टर 3, 5, उसके बाद में 8 से 12 तक पूरे लाने वाली हूँ। तो ये आपको कंटिन्यू देखना है और अपना जो कंप्लीट होगा, मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि जो मैं मैराथन में पढ़ाने वाली हूँ डेफिनेटली वो आपके टिप्स पे लर्न होंगे। मैं आपको ये जो नोट्स मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ वो नोट्स फिर आप सिर्फ है ना लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करो। लिखने के लिए आपकी जो मॉड्यूल होगा या फिर आप जो डिटेल में रेफर करोगे वही आप एग्जाम में लिखना, लेकिन आपको रिटेन करना है, कोई भी चीज़ आपको लेनी है तो वो ये नोट्स आप यूज़ कर सकते हो। मतलब मैंने क्या किया है इसमें ना, काफ़ी सारे कोड्स बनाए, निमोनिक्स बनाए, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा लर्न करने के लिए, ठीक है। तो आप लर्न इसमें से भले ही कर लेना, लेकिन जो कंटेंट की इसमें कंटेंट काफ़ी कम है, तो कंटेंट आप क्या करोगे, मॉड्यूल से लोगे या स्कैनर से लोगे, ओके। तो यहाँ तक आपको करना है। और भी कोई आपको टिप्स चाहिए, देखो मैं आपको सिंपल सा कह रही हूँ, 12 चैप्टर्स है, ये स्कोरिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी है। 6 चैप्टर आपके टिप्स पे मैं लर्न करवा के दूंगी, और बाकी के जो 6 चैप्टर्स है वो आपको खुद से करना है, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर की जिम्मेदारी मेरी है कि आपके टिप्स पे मैं लर्न करा के दूंगी, और बाकी जो 6 है उसमें से आपके 4 चैप्टर तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखो 2 चैप्टर तो आपके कंपनी लॉ के हो जाएंगे, और बाकी के जो चैप्टर्स है वो आपके क्या हो जाएंगे, CRBI के होंगे। तो 6 to 7 चैप्टर्स मैं आपके यहाँ पे करवा के देने वाली हूँ, ओके। तो नोट्स के लिए मुझे आप व्हाट्सएप पे मत बोलना, क्योंकि ये नोट्स मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपनी हाथों से राइटिंग में लिखें। इसके लिए मैं ये नोट्स इस बार आपको नहीं देने वाली हूँ। तो आप व्हाट्सएप पे बार बार मुझे मैसेज मत करना कि मैम नोट्स नोट्स, क्योंकि मैं नहीं देने वाली हूँ। ये आपको अपने हाथों से लिखना है, क्योंकि आप 2 बार अगर ये वीडियो देख लोगे तो तीसरी बार आपको खुद को ही याद आ जाएगा कि आपने पढ़ा क्या था। तो मैं चाहती हूँ एज अ टेस्ट आप उसको लिखो, फिर आपको कोई डिफिकल्टी आएगी तो मैं ये नोट्स प्रोवाइड करूंगी, अदरवाइज मैं ये नोट्स प्रोवाइड नहीं करने वाली हूँ आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है। आपके फ़ायदे के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगी। आपको ये वीडियो देखते आपको क्या करना है, नोट्स को, खुद के नोट्स को बनाना है। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और आपको सब कुछ लर्न भी रहेगा। तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे के सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ यार लाइक करा करो ना, मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स ले रही हूँ तो आप लाइक तो करा करो वीडियो को। कमेंट्स में मुझे बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो मुझे पता चलेगा कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, कहाँ मुझे मेरी कहाँ कमी रह रही है। आप मुझे प्लीज़ बताओ तो मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, ओके। तो प्लीज़ इस बार आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक मैराथन की क्लिप, तो प्लीज़ उसे देखना और मुझे प्लीज़ बताना, ठीक है। ओके, गुड बाय, बाय बाय। वीडियो आप कंटिन्यू देखना प्लीज़, बाय।
अभी हम बात करेंगे चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 हमें क्या कहता है, लीगल डीडी के बारे में ये हमें बताता है। कोई भी तरह का लीगल डीडी का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको इंट्रोडक्शन तो लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आपको ये बातें लिखनी है जो मैं अभी बताने वाली हूँ। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, बट ये पॉइंट्स आपको हमेशा हर आंसर में लीगल डीडी के इंट्रोडक्शन में लिखना है। क्या पॉइंट्स हैं हम लोग लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने इसको एक चार्ट फॉर्म में बनाया है, तो ये आपको लर्न करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्या है वो, प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी, ऑल पार्ट्स और स्पेसिफिक पार्ट्स। ऑल पार्ट्स और स्पेसिफिक पार्ट्स, उसका फिर क्या आएगा, लीगल अफेयर ऑफ टारगेट कंपनी, ठीक है। लीगल अफेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी टू अनकवर लीगल रिस्क एंड प्रोवाइड नेसेसरी इनसाइट्स ऑफ टारगेट कंपनी। लीगल डीडी क्या काम करता है, या तो सारे पार्ट्स मतलब ऑल ओवर एरिया वो कवर करता है, या कुछ स्पेसिफिक एरिया वो कवर करता है टारगेट कंपनी का, जिससे पता चल जाता है कि लीगल यहाँ पे लेकुनास तो नहीं है, लीगल यहाँ पे रिस्क तो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इन सबको कवर, इन सबको यहाँ पे खुलासा करने के लिए लीगल डीडी कराया जाता है, लीगल ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे करवाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लीगल डीडी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। एक थर्ड पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो कि लीगल डीडी इज़ अ प्रिकॉशनरी ऑपरेशन। मतलब ये क्या होता है, हमें पहले से प्रिकॉशंस दे देता है कि भाई ये इसमें वीकनेस है, ये इसमें स्ट्रेंथ है। उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग कंपनी को खरीद सकते हैं या फिर नहीं खरीद सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी प्रिकॉशनरी ऑपरेशन का काम करेगा। ये आपकी बार्गेनिंग पोजीशन को यहाँ पे इम्प्रूव करेगा। मतलब क्या है, किसी कंपनी में कुछ खामी है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये कंपनी में खामी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर बार्गेनिंग उस हिसाब से कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी कंपनी में ये कमी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना इतना प्राइस हम लोग देंगे। मार्केट में भले ही रेट है पर तुम्हारी कमी भी तो ये है कंपनी की। तो इस हिसाब से ये क्या करता है, बार्गेनिंग पोजिशन को इम्प्रूव करता है और ये प्रिकॉशनरी मेजर का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा एग्जाम में मतलब पूछा ही जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल डीडी। ऑब्जेक्ट क्या है लीगल डीडी का, तो आपको सिंपल से याद रखना है, एमबीए इज कॉस्टली। ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल डीडी, एमबीए इज कॉस्टली, एमबीए इज कॉस्टली, ये याद रखना है। ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल डीडी, एमबीए इज कॉस्टली। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ना ये वीडियो में लर्न करवा दूँ ताकि आपको ये चैप्टर से फ्री रहे आप, ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा याद करना ना पड़े, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल डीडी क्या है, एमबीए इज कॉस्टली। अभी एमबीए इज कॉस्टली कैसे बना, ठीक है। तो M इज़ फॉर मैपिंग ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफ टारगेट CS। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी कंप्लायंस की आपको क्या करना पड़ता है, टारगेट कंपनी है सॉरी वो, यहाँ पे मैपिंग ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफ टारगेट कंपनी, यहाँ पे जितनी जितनी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है उसको सबको एक बार जोड़ दो, तभी पता चल जाएगा लीगल डीडी करना क्यों है हमको। तुमको पता चले कि इसमें क्या खामी है, क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या, ये पता करने के लिए हमको डीडी करना पड़ता है, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड है इंप्रूविंग बार्गेनिंग पोजीशन। ऑलरेडी देखो इंट्रोडक्शन में भी आ चुका है, तो बी क्या हो गया, बार्गेनिंग पोजीशन। ए इज अबाउट असेसिंग द रिस्क एंड लायबिलिटी बिफोर एंटरिंग इनटू द बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है यहाँ पे, आप एसेस कर लो पहले ही रिस्क, भाई तो कितना रिस्की है, कितना ये इसकी लायबिलिटी कितनी है, बिजनेस एंट्री करने के पहले ये सारी बातें आप देख लो, रिस्क एंड लायबिलिटी, ओके। उसके बाद में इंफॉर्मेशन, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टारगेट कंपनी। ये भी थोड़ा एक टफ मामला हो जाता है क्योंकि टारगेट कंपनी क्या है, देगा नहीं जल्दी इन्फॉर्मेशन। तो आपका यहाँ पे काम, लीगल डीडी का काम होता है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है टारगेट कंपनी से कैसे तैसे करके, ठीक है। एस इज़ फॉर स्वॉट एनालिसिस। यहाँ पे जब भी आप अनकवरिंग द रिस्क, मतलब जब आप रिस्क के पन्ने खोलोगे तो आपको स्वॉट एनालिसिस के थ्रू खोलना है। मतलब क्या आपको स्ट्रेंथ जाननी है, वीकनेस जाननी है, अपॉर्चुनिटीज़ इसमें क्या होने वाली है और थ्रेट्स क्या क्या होने वाला है वो भी आपको देखना है। सी इज़ फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये भी वैसा काम करता है, ठीक है, क्योंकि आगे आपको खर्चे नहीं होंगे ना। फिर अगर आप अभी सब पता लगा लोगे कि भाई आगे क्या, आगे के लिए आप अभी सब पता लगा लोगे तो आगे के खर्चे आपके कम हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या होगा, कॉस्ट बेनिफिट, और यहाँ पे बार्गेनिंग पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी। इस वजह से आपकी कॉस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे बचेगी। तो ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल डीडी आपको सिर्फ याद रखना है, एमबीए इज कॉस्टली। ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल डीडी, एमबीए इज कॉस्टली, ओके। उसके बाद में स्कोप ऑफ लीगल डीडी, ये यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, निक रेगुलेट्स फाइनेंस, निक रेगुलेट फाइनेंस। अभी यहाँ पे इसका स्कोप क्या होता है, इसका स्कोप डिपेंड करता है पर्पस और ऑब्जेक्ट, कंपनी का क्या पर्पस है और कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। ये क्या होता है, केस टू केस डिफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लें। निक में सबसे पहला आएगा NIC
और सी यहाँ पे दो है, तो C1 और C2। तो एन एन क्या है, नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स को भी देखता है। मतलब यहाँ पे आपकी गुडविल, ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स है, तो आपकी गुडविल, रेपुटेशन, इसको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। फिर आई इज़ फॉर इंट्रा कॉर्पोरेट एक्सपेक्ट, मतलब आपके MOA को भी चेक किया जाएगा, आपकी क्या पॉलिसीज़ है, प्रोसीजर है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कंपनी का, ये तो ये सारी बातें क्या हो गई, एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट एस्पेक्ट्स हो गए। उसके बाद में C1 जो है वो कल्चर एक्सपेक्ट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन क्या है, कंपैटिबल क्या है, अडेप्टेबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर क्या, मतलब जल्दी से वो लोग ले लेते हैं क्या क्रॉस कल्चर को, या फिर डिफरेंसेस रहता है, और अगर वो डिफरेंसेस है तो वो किस तरह से एलिमिनेट वो कर सकते हैं, तो ये सारी बातें आपको देखनी है। C2 क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लायंस। इसमें क्या होता है कि अलग, जैसे मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ किए हैं, तो वो भी कंप्लायंस में डालना है, देखना है कि भाई कितने पैसे पहले के बाकी तो नहीं है, या टाइम टू टाइम इनका देने का कैसा शेड्यूल रहता है, वो सब भी आपको देखना है। कितना दिन वो क्रेडिट पीरियड पे उठाते हैं माल, अपने एम्प्लॉयज़ को कब सैलरी देते हैं, कस्टमर से कब कब उन्हें पेमेंट मिलता है, तो ये सारे भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लायंस में देखना पड़ेगा। अब बात करती हूँ रेगुलेट्स की, तो रेगुलेट्स में रेगुलेटरी कंप्लायंस यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करता है, टाइम टू टाइम आपको रेगुलेटरी अपडेट रहना पड़ता है, चाहे वो कंपनी एक्ट के अंदर हो, इनकम टैक्स के अंदर हो, सेबी में हो, या फिर एम्प्लॉय रिलेटेड कोई भी एक्ट हो, मतलब लेबर लॉ रिलेटेड कोई भी तरह के एक्ट होंगे, या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी एक्ट होंगे, पेटेंट वगैरह, ये सारे आपको एक्ट को रेगुलेटरी कंप्लायंस करना है, ठीक है। उसके बाद में फाइनेंसेस में F क्या यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप ये फाइनेंशियल एक्सपेक्ट जिसे बोला जाएगा, इसमें क्या आता है कि इसमें बैलेंस शीट का आपको मतलब बैलेंस शीट से पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कंपनी की यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी ने कितनी पेनल्टीज पे की है इन पास्ट में, मतलब पास्ट में उन्होंने कोई पेनल्टी पे करी है, वॉलेशंस किए हैं, वो सारा किस में मिल जाएगा, आपको फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स में मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे स्कोप ऑफ लीगल डीडी अगर मैं बोलूँगी तो क्या आएगा, निक रेगुलेट फाइनेंसेस, ओके। अब यहाँ पे पॉसिबल हर्डल्स बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन, इसमें यहाँ पे क्या बोला है कि क्या क्या ऐसे हर्डल्स हो सकते हैं जैसे ही हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को एंटर करेंगे तब। तो यहाँ पे क्या हर्डल्स होंगे, तो मिंट कैप हर्डल है हमारी, मिंट कैप क्या है हमारी, हर्डल है। तो मिंट कैप M क्या आएगा, मल्टीपल रेगुलेशन एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग, अब जब हम बिजनेस में जाते हैं तो कोई किसको ये रेगुलेशन एप्लीकेबल है, कोई किसको ये है, तो उसको सबको ढूंढना ये हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन इसका करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इस वजह से यहाँ पे जो लीगल ओपिनियन किसी से लेना पड़ता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, कॉस्टली जाता है, ओके। आई इज़ फॉर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी क्या होता है, टारगेट कंपनी हमको क्या करती है, गलत इन्फॉर्मेशन दे देती है, तो फिर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो क्या होती है, थोड़ी गलत ट्रैक पे चली जाती है, तो इसकी वजह से हमारा टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है, तो ये एक हर्डल हो सकता है। थर्ड पॉइंट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, कभी कभी क्या होता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर कंप्लीट जो कंपनी जो होती है वो कंप्लीट पिक्चर आपको देती नहीं है, वो कुछ ना कुछ छुपाती है, अब वो उसके दाग जो छुपाएगी, तो लीगल ड्यू डिलिजेंस के लिए एक हर्डल हो सकता है, क्योंकि उनको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, ठीक है। T इज़ फॉर अनविलिंगनेस ऑफ टारगेट कंपनी पर्सनल्स इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नॉन कॉपरेशन एक्ट एज अ मेजर हर्डल एज समटाइम्स अवेलेबल इन्फॉर्मेशन वुड नॉट बी प्रिटेंड नॉट एज अवेलेबल, मतलब इन्फॉर्मेशन होके भी वो नहीं दे रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, बुक्स भी है, लेकिन आप खुद ही नहीं पढ़ोगे या किसी को दोगे भी नहीं, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपकी विलिंगनेस ही नहीं है देने की, कंपनी की विलिंगनेस ही नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन दे या कोऑपरेट करे सामने वाली एक्वायरर को, तो ये एक बड़ा हर्डल हो सकता है। यहाँ पे कैप ये मिंट हमने देख लिया, अब कैप देखते हैं। C इज़ फॉर कॉम्प्लेक्स टैक्स पॉलिसीज एंड हिडन लायबिलिटीज़, अभी ये भी काफ़ी सारा ऐसा होता है ना कि वो लोग क्या करते हैं, लायबिलिटीज़ को छुपाते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इजीली उसे ट्रैक नहीं कर पाते, तो ये किसकी बहुत रिजिड पॉलिसीज़ होती है, टैक्स पॉलिसीज़, तो वो यहाँ पे एक हर्डल बन सकता है। एब्सेंस ऑफ MIS, अभी यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, MIS का यहाँ पे एब्सेंस अगर होता है, जब अगर आप मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं रखते हो तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कब माल आ रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह से मैनेज हो रहा है, तो ये यहाँ पे एक हर्डल बन सकता है। प्रोसेस इन प्रोवाइडिंग डेटा, अभी यहाँ पे डेटा, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिव्यू एंड सॉर्टिंग बिफोर द डेटा इज़ प्रोवाइडेड फॉर द DD एंड ऑल्सो इधर द DD प्रोसेस, मतलब यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स के थ्रू हमको जाके फिर हमको डेटा मिलेगा, तो ये आपका क्या मिल सकता है, ये हर्डल आपका हो सकता है। अब यहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए, एक्शन टू ब्रेक द हर्डल्स, क्या एक्शन होना चाहिए, तो फोकस, फॉलोअप, क्वेश्चन, फोकस करो, फॉलोअप लेते रहो और क्वेश्चन पूछते रहो। सेकंड क्या है, आस्क
पर्सन द सेम क्वेश्चन एंड हैव एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल कैप्टिज्म। यहाँ पे क्या है, आप है ना एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछो, एक बार पूछा फिर थोड़ी देर बाद वापस पूछो, सेम पर्सन को बार मतलब एक बार तो सलाह सच बोलेगा, ठीक है, ये थॉट रखो। थर्ड क्या आएगा, पोलाइट परसिस्टेंस, ठीक है, पोलाइटली पूछो, ऐसे नहीं है ये क्या है बोल 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 दादागिरी नहीं, ओके। फोर्थ है इंडिपेंडेंट चेक विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट चेक रखो विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी, ओके। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ लीगल डीडी, अब प्रोसेस आपको 13 स्टेप में मैं टिप्स पे लर्न कराने वाली हूँ, तो एकदम अच्छे से इसको देखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचेगा फिर एक, बस उसके बाद आपका ये लीगल डीडी मैंने ख़त्म करा के दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करती हूँ MOU। पहला यहाँ पे क्या होगा, एंट्रिंग इनटू MOU, आपको एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है टारगेट कंपनी की, तो इसके लिए यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा MOU में। फिर आपको स्कोप देखना पड़ेगा कि आपका लीगल डीडी का स्कोप कितना है। उसके बाद में टाइम फ्रेम, कितने टाइम में आप ख़त्म करोगे, साल भर, 2 साल, 3 साल, ऐसा तो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, क्वेश्चनरी बनाओगे, ड्राफ्ट क्वेश्चनरी, ठीक है। फिफ्थ करोगे आप एसेस करोगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। सिक्स्थ आप क्या करोगे, इंटरैक्ट करोगे, लोगों से बातचीत, जो मैंने बोला ना आपको, आज सर्वल पर्सन, फॉलोअप क्वेश्चन, ये सब आप काम करोगे। उसके बाद में चेक रेगुलेटरी कंप्लायंस कि भाई इस पर क्या क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं है। फिर एनालाइज द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स। उसके बाद में कोलाइड, मतलब आप यहाँ पे कंफर्मेशन लोगे अलग अलग तरह से कि भाई क्या, एक तरह का टेस्ट होता है ये, ठीक है। उसके बाद में 10 है इन्वेस्टिगेट द मटेरियल इश्यूज़ आपको इन्वेस्टिगेट करने हैं कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं, ओके। फिर उसके बाद में आपको एक ड्राफ्ट बनानी है, ड्राफ्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपको बनानी है। उसके बाद में यू हैव टू डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड देन फाइनलाइज द रिपोर्ट। तो 13 स्टेप में मैंने कंप्लीट करा है क्या, MOU, स्कोप, टाइम, क्वेश्चनरी, एसेस डॉक्यूमेंट, इंटरैक्ट, check regulatory compliance, analyze financial and non-financial aspects, collide, investigate material issues, draft preliminary report, discuss and last finalize the report। तो ये आपके 13 स्टेप में टिप्स पे आपके क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, रोल ऑफ CS इन लीगल डीडी। अब ये एकदम फालतू क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजीली आप लिख सकते हो, पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्या है, CS तारीफ़ करनी है, CS की बस आपको सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ करनी है। क्या तारीफ़ करनी है कि भाई हमारा ये जो CS है वो एकदम कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल कोर्स है जो हमको हमारे ICSI ने दिया है। उसके बाद में हमको यहाँ पे अलग अलग तरह की कंपलसरी कोचिंग करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हमको यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एज अ CS हमें यहाँ पे लीगल डीडी का ज़्यादा नॉलेज है, तो हमको वो करना चाहिए, क्योंकि हमको सेबी लॉ या फिर कोई भी तरह के जो पेपर है वो एकदम वास्ट पढ़ाए जाते हैं, हमको इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, अलग अलग लॉ में या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में। तो इसके लिए CSE यहाँ पे बेस्ट होता है लीगल डीडी करने के लिए। और जब CS लीगल डीडी करता है तो वो हमेशा यहाँ पे क्या करता है, कॉन्फिडेंशियल मतलब सेक्रेसी मेंटेन करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखता है वो, ओके। तो इस तरीके से लीगल डीडी का चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए आप ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि इसके आगे भी रिविजन्स लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके। Thank you. Good day.